बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने रेट लॉ के बारे में डिस्कस किया था, उसको डिफ़ाइन किया था और कुछ एग्जांपल की थी। उसमें हमने कहा था कि रेट लॉ को सिर्फ एक्सपेरिमेंटली हम मेजर कर सकते हैं, थ्योरेटिकली उसके बारे में हम नहीं बता सकते कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो उसको ही आगे हमने ड्राइव करना है, उससे ही हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो जो भी रेट एक्सप्रेशन हमारे पास आता है उसमें से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही एग्जांपल हमारे पास, फॉर एग्जांपल सिंपल रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्टेंट्स ए और बी आपस में कोलाइड करके सी और डी में कन्वर्ट होंगे। ठीक है। अब इनके साथ हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स भी हैं, ए बी सी एंड डी। स्मॉल ए से हमने इसको डिनोट किया है, स्मॉल बी से, और सी रिएक्टेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास स्मॉल सी से हमने डिनोट किया है, और डी के लिए नंबर ऑफ मोल्स को या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने स्मॉल डी से डिनोट किया है। अब इसका रेट क्या होगा? रेट हमें पता है, काफ़ी दफ़ा हमने डिस्कस कर लिया है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। टाइम के साथ साथ कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, इसमें हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी लिखते हैं और प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन लिखते हैं, कितनी चेंज हो रही है। इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? concentration of reactants A and concentration of reactants B। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration ऑफ रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ पे A एंड B है। के कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं जिसको हम रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, इनको हम पावर्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे ए रिएक्टेंट के साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ए है, इसको हम ए के साथ ए लिखेंगे, और बी रिएक्टेंट के साथ हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बी हैं, स्मॉल बी से इसको डिनोट किया हमने, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, रेट लॉ इसका लिखते हैं। रेट लॉ हमें बताता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट हमारे पास ए एंड बी है, और इसके जो साथ नंबर ऑफ मोल्स या फिर जिनको हम स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं, इनको हम पावर्स में लिखते हैं। अब ये हमारे पास सिंगल स्टेप के लिए अगर रिएक्शन हो, जिनको हम एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं, अगर तो हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती हैं, तो उसके जो स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे उनको ही हम कहेंगे ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अगर दोनों को प्लस करें। ये सिर्फ सिंगल स्टेप के लिए है। इसका जब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम निकालते हैं, इसका जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो वो इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। लेकिन अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल यही रिएक्शन है हमारे पास और ये कॉम्प्लेक्स एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है, तो उसके लिए फिर हम ये नहीं कह सकते कि इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट्स के साथ, या फिर जिसको हम स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं, यही इनकी पावर्स नहीं होंगी, इनसे ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। किस वजह से? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमारे पास रिएक्शंस में एक से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, और उन स्टेप्स में से जो सबसे स्लो स्टेप होता है, जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसको ही हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। उसी से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता चलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास जो रिएक्टेंट ए है, इसका हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो इसका हम कहेंगे एक्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ए का, और सेकंड हम y को कहेंगे y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी।
तो रिएक्टेंट ए का हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर विद रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हैं हम एक्स है, और बी के लिहाज से अगर देखें तो हमारे पास बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाई होगा। अगर इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा एक्स प्लस वाई, इसको हम कहेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इसका टोटल ओवरऑल जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 होगा। तो इसको आपने सिंपल माइंड में रखना है। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया है, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में है, तो उसके जो स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको ही हम कहेंगे कि ये इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हमें बता सकता है एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेप्स में रिएक्शन है तो उनमें से हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल ये वाला रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में है, अब ये भी हो सकता है ये वाला सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, ये वाला ना हो, तो इस लिहाज से फिर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। तो रिएक्शन को देख के हम नहीं बता सकते कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जब भी आपने डिस्कस करना है, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसको हम मेजर कर सकते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। इसी वजह से हम यहाँ पे एक्स और वाई यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अभी हमने बात की है कि ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम मेजर कर सकते हैं, थ्योरेटिकली इसको देख के हम इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म बताने में भी हेल्प करता है, मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है कि कौन सा रिएक्शन कितने स्टेप्स में है। उसके सभी स्टेप्स को स्टडी करने में भी हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हेल्प करता है। इसके बाद अब हम इसको डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स whose concentration change during the reaction and determine the rate of reaction। वो वाले नंबर ऑफ एटम्स या फिर आयंस भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है रिएक्शन में, ठीक है, और वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी बताता है। रेट ऑफ रिएक्शन भी उसमें हम मेजर करते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड डेफिनेशन भी इसकी हम कर सकते हैं, द सम ऑफ द पावर्स of the concentration terms of the reactants in the rate equation। ये जो हमारे पास रेट इक्वेशन होती हैं इनकी पावर्स में x और y, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, इनका सम करते हैं, तो वो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डीकम्पोज करें तो ये कन्वर्ट होगा वाटर और ऑक्सीजन में। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले इसकी रेट इक्वेशन अगर लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और ये वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितने हैं, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही हमारे पास, तो इसकी पावर 1 होगी। तो ये वाला फिर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना होगा, 1 होगा। लेकिन इसके लिए आपने याद रखना है ये वैसे ही हमने यहाँ पे पेस्ट नहीं कर दिया, इसको देख के इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आया, इस वजह से हमें पता है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। सेकंड, ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। अब इसमें से अगर हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो सबसे पहले वही रेट इक्वेशन हम लिखेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 हैं, तो 2 को हम कहाँ पे लिखेंगे, पावर्स में। तो अब इसको हमने पावर में लिखा है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ये 2 ही होगा। ये भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है इसकी, एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें पता चला कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए सिंपल आपने याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमेशा हम एक्सपेरिमेंट के जरिए बताते हैं, वैसे रेट इक्वेशन को हम देख के नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को अब डिस्कस करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो 0 होगा, मींस इस रिएक्शन की पावर 0 होगी। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं
जिसका ऑर्डर 1 होगा रिएक्शन का, मींस उसमें एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। कुछ सीडो ऑर्डर रिएक्शन भी होती हैं, सीडो हम कहते हैं, धोखे को भी कहते हैं। मींस रिएक्शन को देख के हमें ऐसा लग रहा होगा कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कुछ और है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब उसका रेट कुछ और होता है, तो इसको हम कहते हैं सीडो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जिनमें टू रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, तो उसको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अगर 3 रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं, तो तब उसको हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कुछ ऑर्डर रिएक्शंस के ऐसे भी होते हैं जो फ्रैक्शनल होते हैं, मींस हाफ भी कह सकते हैं, 1.5, इस तरह के भी कुछ रिएक्शन होते हैं जिनको हम फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। इनको आगे हमने डिटेल में भी डिस्कस करना है। तो अब अगर हम इनकी यूनिट्स की बात करें, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इंफॉर्मेशन कैसे देंगे? यूनिट्स को देख के हम बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, या फिर अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता है तो तब उसके यूनिट्स हम इजीली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट ए है और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। इसका रेट अगर हम लिखें डायरेक्टली है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के, और रेट इक्वेशन हमारे पास ये है कि रेट कांस्टेंट के है यहाँ पे। अगर हमने रेट कांस्टेंट के यूनिट निकालने हैं तो ये वाला जो ए कॉन्सेंट्रेशन ए हमारे पास, इसको यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। अब ये वाला फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि एक रिएक्टेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमने देख लिया कि ये वाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब अगर हमने इसका रेट कांस्टेंट के फाइंड करना है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ए है वो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। हमने क्या करना है, इसके यूनिट्स निकालने हैं। तो ये वाला जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको पीछे हमने डिस्कस किया। इसका यूनिट क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम का पर सेकेंड। तो कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन का हमारे पास यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और नीचे हमने डिवाइड किसको किया है, कॉन्सेंट्रेशन ए को। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का वही यूनिट जो पहले भी हमने डिफाइन किया, फाइंड भी किया हुआ है, इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हमारे पास क्या होता है, सिंपल मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है तो यहाँ पे इसके यूनिट हमने लिख लिए, और ये हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है, ऑर्डर इसका 1 है, तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्टेंट के लिए हम यूनिट लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये वाला मोल पर डेसीमीटर क्यूब से मोल पर डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका यूनिट सिर्फ होगा पर सेकेंड। इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड। अगर शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज में पूछते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में से अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो उसका यूनिट क्या होगा रेट कांस्टेंट का, तो आप बता सकते हैं पर सेकंड यूनिट होगा। फॉर्मूला हर किसी के लिए आपने यही यूज करना है। सेकंड एग्जांपल से आपको मजीद क्लियर होगा ये पॉइंट। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं सपोज कर लें, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे पावर में कितना आ जाएगा, इसको हम पावर में लिखेंगे 2 आ गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे भी 2। तो अब ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर, क्योंकि पावर 2 है हमारे पास, तो इसको हम कहेंगे ये वाला हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ए को वैसे ही हमने यहाँ पे डिवाइड करेंगे और पावर इसके साथ 2 होगी, तो ये पावर 2 लगा दी। अब अगर इसके यूनिट हम फाइंड करें, ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट सेम है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ पे देखें ऊपर वही यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब कॉन्सेंट्रेशन कितने मॉलिक्यूल्स की है, 2 की है। ए मॉलिक्यूल हमारे पास 2 हैं, तो उसके साथ फिर हम स्केयर भी यूज करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स के लिए। इस स्केयर को हमने वैसे ही लिख दिया। तो यहाँ पे एक यूनिट के साथ मोल पर डेसीमीटर क्यूब के साथ एक ये वाला यूनिट कैंसिल हो जाएगा,
बाकी ये 1 यूनिट नीचे वैसे ही डिवाइड रहेगा। ऊपर क्या बचेगा, पर सेकंड। ठीक है, ये 1 यूनिट से 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बाकी बचेगा। ऊपर सिर्फ पर सेकंड बचा हमारे पास और नीचे इसका 1 यूनिट बचा। अब ये मोल अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके पर मोल हो जाएगा, और ये डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब है, ऊपर जाके ये डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये वाला रिएक्शन हमारे पास कौन सा है, सेकंड ऑर्डर के यूनिट है। अगर इसको हम ऊपर लेके जाएं तो फिर ये सिंपल हमारे पास यूनिट आ गए। ये वाला माइनस में हो गया, पर मोल हो गया, और ये माइनस में था, ये ऊपर जाके प्लस में हो गया, पर डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब हो गया। और ये ऊपर पहले ही है, पर सेकंड वैसे ही है। तो अगर कोई पूछे कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स क्या होंगे, तो आप बता सकते हैं पर मोल डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड इसका यूनिट है। इसी तरह आप थर्ड ऑर्डर के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका भी फॉर्मूला सेम, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 यूनिट होंगे हमारे पास, पावर में 3 होंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 रह जाएंगे हमारे पास यहाँ पे। वो ये वाला ऊपर जाके पर मोल पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी, और इसकी 3 है, ऊपर जाके पावर 6 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये वाला पर सेकंड वैसे ही रहेगा थर्ड ऑर्डर के लिए। वो आगे हमने डिटेल से ये थर्ड ऑर्डर करना है, वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे पास डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी, इसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी पे डिपेंड करेगा। उसके बाद अगर इसको हम ख़त्म करेंगे यहाँ पे, तो इसकी जगह पे रेट कांस्टेंट के है हमारे पास। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 + 1। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन का हमारे पास 1 + 1 2 होगा। तो यहाँ पे अगर 1 + 1 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो इसको हम कहेंगे ये वाला सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। मींस रेट ऑफ रिएक्शन 2 रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसके बाद मॉलिक्यूलैरिटी, इसको हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन एज गिवन बाय द स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी, इन दोनों में सबसे मेन जो पॉइंट है हमारे पास डिफरेंस का, मॉलिक्यूलैरिटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन को देख के सिंपल हम बता सकते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी। मींस थ्योरेटिकली हम बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल अगर वेरिफिकेशन करेंगे तो वही आंसर हमारे पास होगा जो इक्वेशन को देख के हमने लिखा होगा। तो मॉलिक्यूलैरिटी के लिए जो भी स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन हमारे पास बनेगी, रेट इक्वेशन, उसमें से जितनी इसकी पावर होगी उसी को हम कह देंगे ये इसकी मॉलिक्यूलैरिटी है, और ये थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल नहीं है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन के ज़रिए नहीं बता सकते, उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता चलता है। तो इसकी नीचे एग्जाम्पल के ज़रिए मज़ीद आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरह से। सेकंड डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। वहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम एलिमेंट्री रिएक्शन को भी डिस्कस करते हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन जब हमने मॉलिक्यूलैरिटी की बात करनी है तो यहाँ पे सिर्फ हम एलिमेंट्री रिएक्शन को यूज़ करेंगे। मींस जो एलिमेंट्री रिएक्शन होंगे सिर्फ उनकी मॉलिक्यूलैरिटी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन से एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं जो सिंगल स्टेप में होते हैं, सिंगल स्टेप में हम बता सकते हैं उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, जो भी मॉलिक्यूल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, वो आपस में इफेक्टिवली एक तो कोलाइड करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव कोलाइजन हम किसको कहते हैं, उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी मॉलिक्यूल्स की, प्रॉपर वे से आपस में कोलाइड करेंगे और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। सेकंड है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली हम कहते हैं एक ही टाइम पे, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल हैं, तो उनकी ओरिएंटेशन के ज़रिए साइमल्टेनियसली चांसेस हैं कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। लेकिन अगर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल या ज़्यादा होंगे
तो तब उनके लिए एक ही टाइम पे प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कुलयन उनकी बहुत बहुत रेयर होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मॉलिक्युलैरिटी या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम 3 होगा या फिर 3 से कम है। अगर यहाँ पे हम देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, ए रिएक्टेंट्स हैं और ये वाले बी रिएक्टेंट्स हैं। अब अगर इनकी ओरिएंटेशन देखें, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, आपस में कोलाइड करेंगे, ये ऐसे इफेक्टिव कोलिजन होगी। किस वजह से? प्रॉपर ओरिएंटेशन की वजह से। उसके बाद ये वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ये ए बी बन जाएगा और ये भी ए बी, ये वाले दोनों बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे ए के दरमियान और बी बी के दरमियान। सेकंड, अगर इस तरीके से इनको आपस में कोलाइड करवाएं हम, तो फिर क्या होगा? मॉलिक्यूल्स की कोलिजन इनइफेक्टिव होगी। किस वजह से? इनके ये वाले बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे फिर ही तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे इनइफेक्टिव कोलिजन है, तो फिर ये रिएक्टेंट वैसे ही रह जाएंगे। इनकी इफेक्टिव कोलिजन ना होने की वजह से, प्रॉपर ओरिएंटेशन ना होने की वजह से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसके बाद अब एग्जांपल अगर हम देखें, ये ओजोन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे अगर इसकी मॉलिक्युलैरिटी की बात करें तो ये रेट इक्वेशन हमारे पास, इसकी मॉलिक्युलैरिटी क्या होगी? यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी हमारे पास 1 है। अब यहाँ से इक्वेशन को देख के हमने रेट इक्वेशन को देख के बता दिया कि इसकी पावर 1 होगी यहाँ पे, क्योंकि 1 रिएक्टेंट है तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी हमारे पास 1 है। अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो तब भी इसका आंसर 1 ही आएगा। मीन्स थ्योरेटिकली जो स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें नजर आ रहे हैं वही मॉलिक्युलैरिटी हमें बता सकती हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऐसा नहीं है। इसको हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहेंगे क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सेकंड एग्जांपल हमारे पास, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके ऊपर अब इसकी जो रेट इक्वेशन है वहां पे पावर में क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, तो ये पावर में 2 है। इसकी मॉलिक्युलैरिटी क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख के हम बता रहे हैं कि इसकी मॉलिक्युलैरिटी इतनी है। इसको हम बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं इफेक्टिवली। अगर 3 मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम कहेंगे टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इस तरह। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर बट ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर नॉट यूनिमोलिकुलर। जो तमाम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होंगे वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होंगे, लेकिन जो तमाम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो यूनिमोलिकुलर नहीं होंगे। किस वजह से? क्योंकि जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होते हैं ये एलिमेंट्री स्टेप में होते हैं, तो एलिमेंट्री सिंगल स्टेप होता है, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलैरिटी सेम होगी। लेकिन अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्शन है, मिथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस हमने करवाई है तो ये प्रोडक्ट हमें मिल रही हैं। तो अगर इसकी मॉलिक्युलैरिटी की हम बात करें, 1 इसकी है और 1 इसकी है, तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी होगी? 2। लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 नहीं होगा, 1 है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं ये एक्सेस में है, बहुत लार्ज क्वांटिटी है इसकी, तो इसको हम एज ए कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो वाटर हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो मॉलिक्युलैरिटी तो इक्वेशन को देख के हम स्टिक्योमेट्रिक इक्वेशन को देख के बता सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ हम एक्सपेरिमेंट करके फिर ही बताएंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। इसको ही हम सीडो ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। मीन्स दिखने में हमें ये लग रहा है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है। मीन्स हमें ये धोखा दे रहा है। सीडो का मतलब ही यही होता है, धोखा देना। दिखने में और जब एक्सपेरिमेंट करें तब इसका और होगा ऑर्डर।
इसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस करने के लिए। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ज़ीरो नहीं होगी। किस वजह से? क्योंकि अगर मॉलिक्यूल ही नहीं है तो उनकी फिर कोलिजन क्या होगी, फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन कैसे होगी। तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी ज़ीरो का मतलब है मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सेकंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होगा या फिर 3 से लेस होगा और मॉलिक्यूलरिटी भी हमारे पास मैक्सिमम 3 होगी या फिर 3 से लेस होगी। किस वजह से? क्योंकि जितने मॉलिक्यूल इंक्रीज होते हैं वहाँ पे उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन पे एक ही टाइम में कोलाइड करना बहुत रेयर होता है, बहुत बहुत कम होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम 3 होती है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे उतनी इफेक्टिव कोलिजन और प्रॉपर ओरिएंटेशन कम होती जाएगी, पॉसिबिलिटी रिएक्टेंट से कन्वर्ट होने की कम होती जाएगी। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या फिर होल नंबर में भी हो सकता है, होल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह मॉलिक्यूलरिटी को सिर्फ हम होल नंबर में लिखेंगे, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। मींस हम अगर बात करें कि हाफ मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया जी प्रोडक्ट में, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हाफ मॉलिक्यूल टूट के दूसरे के साथ स्ट्राइक करे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलरिटी की जब बात करेंगे उसमें मॉलिक्यूल होल नंबर में आएगा, लाइक 1 2 3, तो ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। उसके बाद ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इसको हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है, और मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास थ्योरेटिकल है। इक्वेशन को देख के हम बता देंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी A+B होगी, लेकिन यहाँ पे इसको देख के स्टिक्योमेट्री के इक्वेशन को देख के हम नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन A+B होगा, इसका जब तक हम एक्सपेरिमेंट ना करें। इसके बाद इसको हम सिंपल बैलेंस इक्वेशन के ज़रिए फाइंड नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिएक्शन है, अगर सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड कर रहा है, बाकी ये कांस्टेंट है, तो तब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास सिर्फ ये होगा, A का 1 होगा, ये नहीं होगा साथ। तो सिंपल इक्वेशन को देख के हम नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो इक्वेशन को देख के हम यहाँ पे बता सकते हैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। इसके बाद ये हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हमें मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्टेप है, सिंगल स्टेप है। इसके बाद एंड वाला पॉइंट, इट इज रिलेटेड टू रिएक्शन एज अ होल। अब इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब भी निकालना होता है पूरे रिएक्शन को हम देखते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता चलता है। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ हम एलिमेंट्री स्टेप्स को देखते हैं, उसको देख के हम बता सकते हैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स है डिफरेंस के लिए। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके आप अच्छी तरह नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाने के बाद आपको बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी के ज़रिए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट्स में आप पूछ सकती हैं। थैंक यू।